हबल यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाता टेक्नोलॉजी का एक अजूबा, एक बेमिसाल टेलीस्कोप जो गैलेक्सीज के कल के बारे में हमारी समझ बढ़ा रहा है। हमें उन जबरदस्त फोर्सेस की जानकारी दे रहा है जिनकी मौजूदगी से हम अनजान थे। ये एक शानदार सिंबल है हमारी दूर की सोच की कामयाबी का। हबल ने रिवील किए हैं ब्लैक होल्स और सुपरनोवी, एस्ट्रोफिजिकल जेट्स और स्पेस में तैरते बबल, और अब तो इसे पॉप कल्चर का स्टेटस भी मिल गया है। पूरी दुनिया के लोग हबल से खींची हुई तस्वीरों के दीवाने हो गए थे, इंस्पायर हो गए थे। आज हबल एक नए टेलीस्कोप के जन्म की राह तैयार कर रहा है जो होगा 100 गुना ज्यादा ताकतवर। ये हबल ही है जिसकी वजह से हम एक्सप्लोरेशन के एक नए युग में दाखिल होकर स्पेस को और गहराई तक खंगाल रहे हैं। धरती का सबसे जाना माना टेलीस्कोप प्लैनेट को कभी टच नहीं करता। 1990 में लॉन्च किया गया हबल स्पेस टेलीस्कोप 25 से ज्यादा सालों से हमसे 563 किलोमीटर ऊपर कांस्टेंट ऑर्बिट में घूम रहा है। ये करीब 96 मिनट्स में धरती का एक चक्कर पूरा करता है। हबल की ताकतवर और पैनी निगाहें हर चीज पर नजर रखती हैं, जिसके पीछे है कोलैबोरेशन नासा और स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट बाल्टीमोर मैरीलैंड के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का। फिलहाल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं केन सेम्बाक, जो हबल प्रोजेक्ट के शुरुआती साइंटिस्ट में से एक हैं। हबल से वक्त में पीछे मुड़कर उस शुरुआत को देखा जा सकता है जो हम जानते हैं। आप पीछे जा सकते हैं 13.4, 13.3 अरब साल। हबल एटमॉस्फेयर के ऊपर है, इसीलिए ये अर्थ की सरफेस पर और पहाड़ों के ऊपर भी उस लाइट को देख सकता है जिसे हम नहीं देख सकते। जहां दूसरे ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स और छोटे टेलीस्कोप्स पावर और रेजोल्यूशन में जवाब दे जाते, वहां से तो हबल की शुरुआत होती। हबल नाम का यह दुनिया का पहला बड़ा स्पेस बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, जिसका नाम अमेरिका के 20वीं सदी के पायनियरिंग एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल की याद में रखा गया था। हबल का साइज एक स्कूल बस जितना है और वजन है 10,880 किलो। आसमान में 12 टन की आंख बनाना एक साइंटिफिक मिरेकल ही है। हबल स्पेस टेलीस्कोप में एक मिरर है 8 फीट चौड़ा। ओके, ये साइज है मिरर के डायमीटर का, तो ये कहीं बड़ा है किसी भी टेलीस्कोप से जो आपने कभी अपने बैकयार्ड में यूज किया होगा। पर कमाल की बात यह है कि ये स्पेस में है जहां ये बहुत कम पावर यूज करता है, करीब उतनी जितनी पावर एक हेयर ड्रायर यूज करता है। ये अर्थ के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में तकरीबन 16,093 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करते हुए हर 1.5 घंटे में अर्थ का चक्कर पूरा करता है। यह आसमान में तेजी से घूम रहा है, सो इफ यू कैन कैच इट तो ये किसी फिक्स्ड पॉइंट पर नहीं दिखेगा। ये आसमान में बहुत तेजी से चक्कर काटता है। हबल पिक्चर डेटा ब्लैक एंड व्हाइट में भेजता है। इसके बाद स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट में जोट लवे जैसे इमेज एक्सपर्ट्स इन इमेजेस को हबल के इंस्ट्रूमेंट्स के डिटेक्ट किए गए केमिकल एलिमेंट्स के हिसाब से रंग देते हैं। नीला ऑक्सीजन दिखाता है, लाल सल्फर और हरा है हाइड्रोजन। एडिशनल डेटा के आधार पर मोशन जोड़ दिया जाता है। हबल का मिशन खूबसूरत पिक्चर्स पर नहीं रुक जाता। ये सारा डेटा एक आर्काइव तक पहुंचता है और उस आर्काइव में हर वो छोटे से छोटा डेटा है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कभी लिया है, और ये हर कुछ घंटे बाद नया डेटा आने पर अपडेट होता रहता है। दुनिया में कोई भी हबल को यूज करने का प्रपोजल दे सकता है, और एज अ रिजल्ट करीब 800 से ज्यादा पेपर पब्लिश हो चुके हैं, और ये हर साल होते हैं हबल के ऑब्जर्वेशन के बेस पर। इसे लॉन्च किए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि साइंटिस्ट ने इस चीज के विजिबल एविडेंस पाने के लिए हबल की तरफ रुख किया, ये जानने के लिए कि दूर स्पेस में स्टार्स को पैदा करने वाली वायलेंट फोर्सेस ने क्या हमारे अपने सोलर सिस्टम को भी आकार दिया है। 1992 की गर्मियों में कॉमेट शूमेकर लिवी 9 या SL9 जुपिटर के बेहद करीब से गुजरा था। करीब 1.5 किलोमीटर लंबा कॉमेट प्लैनेट की ग्रेविटी में उलझ गया था। SL9 टुकड़े टुकड़े हो गया।
उसके हिस्से एक लंबी लाइन में बिखर गए, जैसे कि हबल इमेज ने दिखाया। इसे नाम दिया गया द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। डेटा ने बताया कि जल्दी ही वो पर्ल्स जुपिटर से टकराने वाले थे। तब प्लैनेटरी एस्ट्रोनॉमर हाइडी हैमल ने नासा को एक प्रपोजल सबमिट किया। हम कई डेकेड से जानते थे कि कोलिजन्स बहुत अहम हिस्सा है सोलर सिस्टम एवोल्यूशन का। मून को देखें तो क्रेटर्स दिखाई देते हैं, सो यू नो कि कोलिजन्स इंपॉर्टेंट हैं। अर्थ पर भी हम कई डेकेड से जानते थे कि कोलिजन्स ने एक बड़ा रोल निभाया है, लेकिन हमें किसी कोलिजन को देखने का मौका नहीं मिला। जुलाई 1994 में टीम बाल्टीमोर के स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट में कॉमेट को प्लैनेट के कांटेक्ट में आते देखने के लिए इकट्ठी हुई। हमें नहीं पता था कि क्या होगा जब शूमेकर लिवी-9 जुपिटर से टकराएगा। वैसे ये भी मुमकिन था कि that nothing would happen at all। शूमेकर लिवी-9 की पहली इमेज आई। इसने इम्पैक्ट का कोई सुराग नहीं दिया। लेकिन फिर नई इमेजेस आई। वाह, क्या देखो। व्यू है। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। अरे वाह, Look, look, वाह। oh my God, क्या बात है। ओह माय गॉड। प्लैनेट इतना घूम गया था कि वो इम्पैक्ट साइट डिस्क पर दिख रही थी, एंड इट वाज ह्यूज। टीम ने कॉमेट को अपने सामने प्लैनेट से टकराते देखा, जैसे आंखों के आगे कॉस्मिक हिस्ट्री घट रही हो। ऊपर ऑडिटोरियम में प्रेस मौजूद थी, एंड एट द सेम टाइम उस वक्त स्क्रीन पर चल रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीन शूमेकर बोल रहे थे, अगर हम इन चीजों को देखें तो। और हम नीचे झूम रहे थे। वो लुक एट दिस, अमेजिंग। ओह माय गॉश, हमें उन्हें ये दिखाना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते वी डोंट नो, वी नो। और हमें इसका अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा सिर्फ आईडी से। मेरे पास एक रॉ लेजर प्रिंटर आउटपुट है। ये काफी रॉ है। हम इसमें एक्चुअली इम्पैक्ट साइट को देख सकते हैं। हबल ने पूरे हफ्ते शूमेकर लिवी-9 की जुपिटर पर एक के बाद एक चोट करने की इमेजेस कैद की। हमने जुपिटर से उठते उन एक्सप्लोसिव प्लूम्स की हाइट्स कैलकुलेट की थी, जो जुपिटर से करीब 3000 किलोमीटर ऊपर तक उठ रहे थे। इट्स ह्यूज, प्लैनेट के हिसाब से बहुत बड़े स्केल पर। लेकिन उसके बाद बचे क्लाउड्स जो हजारों हजार किलोमीटर से ज्यादा दूर तक उमड़ते रहे, उससे दसियों हजार डिग्री टेम्परेचर तक का फर्क आ गया था। हबल की कॉमेट इम्पैक्ट की तस्वीरों ने साबित कर दिया कि अरबों साल पहले हमारे प्लैनेट को बनाने वाली वायलेंस आज भी जारी है। हबल ने हमें पहले ग्राउंड से ली गई पिक्चर्स के कहीं बेहतर काइंड ऑफ अपग्रेड प्रोवाइड किए। हबल के कैमरास और इक्विपमेंट्स इमॉर्टल नहीं है। कॉस्मोस की कमाल की पिक्चर्स भेजने के लिए उन्हें भी इन सालों के दौरान ट्यून अप्स और अपग्रेड्स की जरूरत पड़ी है। लेकिन ऊपर स्पेस में 563 किलोमीटर की रफ्तार से घूमते टेलीस्कोप की सर्विस की अपनी चुनौतियां होती हैं। हमने जिस तरह के काम लिए हैं उन कंपोनेंट्स, ऑर्गन्स, इंस्ट्रूमेंट्स से जो उसमें लगे हैं, एंड उन पूरे इंस्ट्रूमेंट्स को निकालना और उन्हें नए से रिप्लेस करना या उन इंस्ट्रूमेंट्स को खोलना भी एक तरह से स्पेस में सर्जरी करने जैसा है। मई 2009 में शटल सर्जन्स उसे ठीक करने गए। वो हबल का आखिरी रेस्क्यू मिशन था, क्योंकि तैयार हो रहा है एक नया हायर रेजोल्यूशन टेलीस्कोप। लेकिन 19 साल का हबल रिटायर होने के आसपास भी नहीं है। 2009 में इसे बस टीएलसी की जरूरत थी। अपग्रेड मिशन पर जाने को तैयार एस्ट्रोनॉट्स में से एक थे जॉन क्रन्सफेल्ड। हबल तक जाना एक कैलकुलेटेड रिस्क है। वैसे भी स्पेस फ्लाइट रिस्की तो होती है, सो इन द स्कीम ऑफ थिंग्स ये कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं डिटरमिन्ड हूँ, पर अपनी फैमिली के हिसाब से मैं रिस्क ले रहा हूँ। शटल एस्ट्रोनॉट्स ने काम पूरा किया, हबल में जान आ गई और ये पहले से ज्यादा दमदार हो गया।
इसे इसका तीसरा वाइड फील्ड कैमरा मिला, जिसका रेजोल्यूशन और भी बेहतर था। हबल का नया कैमरा इंफ्रारेड लाइट को पकड़ सकता है, इसलिए ये वक्त में और पीछे देखकर उन गैलेक्सीज का पता लगा सकता है जो यूनिवर्स में ओरिजिनल डीप फील्ड में दिखाए वक्त से और पहले बनी थी। हबल के तीनों वाइड फील्ड कैमरास ने बस कुछ ही एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व किए हैं। एक ऑब्जेक्ट है बबल नेब्यूला, कई लाइट ईयर्स दूर एक बहुत बड़ा सा उबलता हुआ स्टार, एक बढ़ते आकार का बबल ब्लो करता हुआ। सन से 45 गुना बड़े स्टार के तेजी से एनर्जी छोड़ने पर उसका काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है। अगर आप नॉर्मल बबल बनाते हैं तो जो चीज असल में इसे बबल बनाए रखती है वो है इसका एयर रेजिस्टेंस में रहना। एयर इसे बांधे रखती है, प्रेशर इसकी बबल शेप बनाए रखता है जब तक इसे फोड़ा ना जाए। बबल नेब्यूला वैसी ही सिचुएशन है। ये स्टार बहुत सारी एनर्जी छोड़ रहा है और वो एनर्जी चोट कर रही है एयर नहीं बल्कि उस रीजन को घेरने वाली गैस और डस्ट पर। इससे पैदा होता है एक्सप्लोजन। और आप इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो इस तरफ थोड़ा ज्यादा है बजाय इस तरफ के। इस विजुअलाइजेशन में हमने हबल और ऐसे ही दूसरे टेलीस्कोप से ली गई इमेज को इस्तेमाल किया है और उसे फ्लाई थ्रू है। यहाँ ऊपर गैस और डस्ट होती है जो कि ऑकल्ट और ब्लॉक करती है इस एक्सपेंशन को, और इन गैस क्लाउड्स के अंदर बहुत बहुत सारे नए स्टार्स पैदा होते हैं उस बबल से इन्फ्लुएंस्ड होकर जो बढ़ रहा है। बबल के सबसे बड़े और सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम्स में से एक था पैंक्रोमैटिक हबल एंड्रोमेडा ट्रेजरी और फैट। हबल देख पाया था एंड्रोमेडा गैलेक्सी को एक कलेक्शन के तौर पर जिसमें लाखों करोड़ों इंडिविजुअल स्टार्स थे, और यही तो गैलेक्सी है, इसमें लाखों करोड़ों इंडिविजुअल स्टार्स हैं। और हबल के रेजोल्यूशन की बदौलत हम इंडिविजुअल स्टार्स को देख पाए इस दूसरी गैलेक्सी में जो उतनी ही दूरी पर है जितनी की सन और सन के सबसे नजदीकी स्टार के बीच में है। फैट प्रोजेक्ट ने अलग अलग करीब 12 करोड़ स्टार्स की चमक और रंगों को नापा। इस हबल इमेज के जरिए हम उन बुनियादी सवालों के जवाब दे सकते हैं कि गैलेक्सीज बनाने के लिए स्टार्स कैसे बनते हैं और इवॉल्व कैसे होते हैं। दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन होने की संभावना के बारे में नए सुरागों के सामने आने के बीच हबल स्टार्स की लाइफ साइकिल का लेखा जोखा तैयार करने में साइंटिस्ट की मदद कर रहा है। 1995 के स्प्रिंग में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के जेफ हेस्टर ये तो जानते थे कि स्टार्स गैस और डस्ट के क्लाउड से पैदा होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये क्लाउड्स स्टार्स को पैदा कैसे करते हैं। 1995 में एस्ट्रोनॉमर्स को लगता था कि कॉन्स्टेलेशन ऑफ सर्पेंट्स में ईगल नेब्यूला शायद इसका सुराग दे सकता है कि क्लाउड स्टार्स को पैदा कैसे करते हैं। अर्थ पर लगे बेहद ताकतवर टेलीस्कोप्स भी उसका साफ नजारा नहीं देख पाते थे। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के जेफ हेस्टर ने हबल स्पेस टेलीस्कोप का रुख ईगल नेब्यूला की तरफ किया। हबल से अपनी इमेजेस डाउनलोड करने पर हेस्टर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये हबल की भेजी उस ईगल नेब्यूला की पहली पिक्चर है जो 65,000 लाइट ईयर्स दूर है। ये गैस और डस्ट के बने 3 बहुत बड़े पिलर्स दिखाती है। बाईं तरफ वाला टावर करीब 4 लाइट ईयर्स ऊंचा है। इन्हें इनकी शेप मिलती है इनके बहुत पास मौजूद कुछ बहुत बहुत बड़े चमकदार बहुत गर्म स्टार्स से, जो बहुत ही बड़ी तादाद में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन छोड़ रहे हैं, जो कि अपनी सराउंडिंग्स को तैयार कर रही है। ये सेलेस्टियल पिलर्स इतनी कमाल की बारीकियों के साथ कभी सामने नहीं आए थे। पहली बार साइंटिस्ट ने देखा कि हर पिलर गैस के छोटे छोटे क्लम्प्सेस से भरा पड़ा था। क्या ऐसे क्लम्प्सेस स्टार्स के जन्म की गुमशुदा कड़ी हो सकते हैं? हेस्टर ने क्लम्प्सेस को नाम दिया इवेपोरेटिंग गैसियस ग्लोब्यूल्स, यानी एग्स।
इमेज ने कुछ एग्स के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टार्स दिखाए। हमारे सामने एक बहुत डायनामिक प्रोसेस की तस्वीर है, ऐसी चीज की तस्वीर जो चेंज हो रही है। एज पार्ट ऑफ दैट चेंज, स्टार्स की अगली जनरेशन उभर रही है। जैसे यहाँ ये वाला, इसमें वो छोटी सी रेड डॉट एक्चुअली स्टार है, और ये तो कुछ खास ही है। इसमें एग की टिप से एक्चुअली स्टार निकलता दिख रहा है। फोटो में एग्स छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से हर एक में हमारा पूरा सोलर सिस्टम आसानी से समा सकता है। गैस के ये गर्म क्लम्प्सेस स्टार के बनने की पहली स्टेज हैं, और जिन टावर से वो लटके हैं उन्हें बिल्कुल सही नाम दिया गया है, द पिलर्स ऑफ क्रिएशन। हबल की ईगल नेब्यूला की इमेज हमें स्टार्स के पैदा होने की एक शुरुआती स्टेज दिखाती है। ये जो नहीं दिखाती वो है अगली स्टेज, कि स्टार्स एग से बाहर कैसे आते हैं। जवाब मिला 1994 में हबल की कैद की 1500 लाइट ईयर्स दूर स्वॉर्ड ऑफ ओरायन के एक नेब्यूला की इमेजेस में। ईगल नेब्यूला की तरह ओरायन भी स्टार्स पैदा करता है। साइंटिस्ट ने इस इमेज की बारीक जांच की तो उन्हें छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स दिखे। गैस और डस्ट की चपटी डिस्क जो ताजे हैच हुए, इन स्पॉट्स को डिस्क्स। सेंटर में बेबी स्टार के बढ़ने के दौरान प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क गर्म होकर एक प्लैनेट मेकिंग फैक्ट्री बन जाती है। डस्ट के अनगिनत छोटे छोटे पार्टिकल्स गैस में घूमते रहते हैं। डस्ट पार्टिकल से 1000 गुना छोटी ये डस्ट कॉस्मिक डस्ट बनीज में आपस में सटी रहती है। सैकड़ों हजारों सालों के दौरान ये डस्ट बनीज धीरे धीरे छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स, मून्स और प्लैनेट्स बन जाते हैं। वक्त बाद गैस या तो न्यूबॉर्न स्टार पर गिरकर या स्टेलर विंड्स में बहकर गायब हो जाती है और अपने पीछे एक न्यूबॉर्न प्लैनेटरी सिस्टम छोड़ जाती है। ऐसा ही हुआ होगा अगर आप 4.5 अरब साल पीछे जाकर देखें तो। सन और सोलर सिस्टम के बनने को देखें तो वो उसी तरह का एनवायरनमेंट रहा होगा जैसा इसमें दिखता है। हम 4.5 अरब साल पीछे तो नहीं लौट सकते, पर हेस्टर की शुरुआती ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च से तेजी से 20 साल आगे आए तो हबल हमें नई जानकारी दे रहा है। 2014 में हमने पिलर्स ऑफ क्रिएशन को फिर से देखा। यहाँ ये विजिबल लाइट में दिखते हैं और यहाँ ये नजर आ रहे हैं थोड़े से बाहर हबल के वाइड फील्ड कैमरा 3 में इंफ्रारेड में। इस पिक्चर में हमें क्लाउड्स के पार स्टार्स पैदा होते दिखते हैं, उन पिलर्स में भी और उनसे आगे भी। उनके पीछे हजारों स्टार्स मौजूद हैं। हबल टेलीस्कोप ने क्लाउड्स और स्टार्स के पैदा होने में कुछ और भी देखा, एस्ट्रोफिजिकल जेट्स। थोड़ी अकल लगाएं तो ये स्टार वॉर्स की घुड़सवार फौज दिखती है, लेकिन ये एक स्टार के पैदा होने की शुरुआत का नतीजा है, जब ये बनता है फटने से बचने की कोशिश करता हुआ। ये इतनी तेजी से घूमता है कि इससे कुछ मटेरियल गिरने लगता है। इट्स लूजिंग स्टफ, लेकिन सिर्फ बहुत तेजी से मूव करती गैस के इन टाइट कॉलम्स में। जैसे होज से पानी निकलता है, वैसे ही यहाँ ये स्टार से निकल रहा है। आप बेसिकली स्टार से इजेक्शंस की हिस्ट्री देख रहे हैं बीते 1000 सालों में। जेट वक्त की एक तस्वीर जैसा है, उस बर्थ प्रोसेस की जो हमारे पास कई सोलर सिस्टम सामने ला सकती है, लेकिन जहां जन्म है वहां मरण भी है। 2004 में हबल की कैद की एक तस्वीर ने हमें हमारे अंत की एक झलक दिखाई। हीलिक्स नेब्यूला। स्टार की ये आउटर लेयर्स फैलते हुए अपने पीछे सॉलिडिफाइड ऑक्सीजन और कार्बन का एक झुलसता हुआ गर्म गोला छोड़ती हैं, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। किसी दिन यही चीज हमारे सन के साथ होगी। सन का फ्यूल खत्म हो जाएगा और इससे ये फैलकर एक बड़ा सा रेड स्टार बन जाएगा।
ये बुरी खबर है। हमारे प्लैनेट पर टेम्परेचर 1000 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। धरती पर सारा जीवन खत्म हो जाएगा। हमारे सोलर सिस्टम में गर्म गैस की एक दीवार धरती को ढकते हुए स्पेस तक छा जाएगी। इसके रास्ते में आने वाला हर प्लैनेट और मून राख हो जाएगा। हमारा सन बस एक कलर्ड स्प्लैश जैसा बचेगा जो हजारों लाइट ईयर्स दूर से भी दिखेगा। कुछ इस तरह। तो ह्यूमन रेस के सामने एक वार्निंग है। हमारे पास बस 5 अरब साल का वक्त है। लेकिन हमारे सन का खत्म होना उस कहीं ज्यादा ताकतवर डाउनफॉल के सामने फीका है जिसकी हमने हबल की बदौलत एक झलक कैद की है। कुछ स्टार्स हमारे सन से सैकड़ों गुना ज्यादा बड़े हैं। जितना बड़ा स्टार उतनी उसकी छोटी जिंदगी और उतनी ही दर्दनाक होती है उसकी मौत। ये स्टार्स फटकर एक बहुत बड़ी फायरबॉल बनाते हैं जिसे कहते हैं सुपरनोवा। इस तरह का स्टार सुपरनोवा की तरह एक्सप्लोड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल सन भी नहीं कर सकता। इसमें वो वाली बात नहीं है। इसमें मास नहीं है जो एक्सप्लोजन के लिए उसे चाहिए, जो स्टार के बीचों बीच होता है ब्लो अप करने के लिए। कुछ ही स्टार्स हैं गैलेक्सी में जो इस तरह का एक्सप्लोजन कर सकते हैं। हर स्टार बड़ी सफाई के साथ इनवर्ट पुल, अपनी ग्रेविटी और उस हीट के आउटवर्ड प्रेशर के बीच बैलेंस होता है जो न्यूक्लियर फ्यूजन से पैदा होता है। इसका फ्यूल खत्म होने पर बैलेंस के लिए जरूरी प्रेशर नहीं बचता। ऐसे में ग्रेविटी हावी हो जाती है और स्टार अंदर धंसकर फट जाता है। सुपरनोवा की पूरी हीट स्टार और उसके आसपास की हर चीज को तबाह कर देती है। ऐसा ही बहुत बड़ा स्टार हमारी अपनी गैलेक्सी में फट चुका है, द क्रैब नेब्यूला। हबल टेलीस्कोप ने उसके बाद के हालात रिकॉर्ड किए। क्रैब नेब्यूला उस सुपरनोवा का एक्सपेंड होता हुआ मलबा है जो 1054 में देखने में आया था। सुपरनोवा का एक्सप्लोजन चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने रिकॉर्ड किया था, इसलिए हम जानते हैं वो एक्सप्लोजन कब हुआ था। इस 1000 साल पुराने सुपरनोवा का बढ़ता हुआ मलबा आज भी स्पेस में करीब 45 लाख किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की रफ्तार से घूम रहा है। लेकिन हबल की इमेज प्राचीन इतिहास की तस्वीर से बढ़कर है। साइंटिस्ट के लिए आपस में जुड़े जाले जैसे फिलामेंट्स लाइफ की नेचर के क्लूज देते हैं। लाइफ देने के लिए जरूरी फंडामेंटल एलिमेंट्स स्टार्स के बीचों बीच बनते हैं। स्टार्स के एक्सप्लोड होने पर ये फंडामेंटल एलिमेंट्स पूरे यूनिवर्स में बिखरकर दूर मौजूद नेब्यूला क्लाउड्स में सीड छोड़ते हैं जो नए प्लैनेट्स और नई लाइफ को जन्म देते हैं। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, इसलिए निकलने पर ये रेड दिखता है। ये रेड कलर ऑक्सीजन की वजह से है। और हमारे ब्लड में आयरन है जो एक सुपरनोवा में क्रिएट हुआ है। हमारी वेडिंग रिंग का गोल्ड सुपरनोवा में क्रिएट हुआ है। हमारी बोन्स का कैल्शियम भी सुपरनोवा में बना है। तो हमें बहुत कुछ पता चलता है खुद यूनिवर्स के बारे में व्हेन दीज स्टार्स डाई। लेकिन कुछ रहस्य अभी भी कायम है। आज क्रैब नेब्यूला से जुड़ी सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक वहां है जहां सारा मटेरियल है। हमें पता है कि क्रैब नेब्यूला को बनाने के लिए फटने वाले स्टार का मास सन के मास के करीब 10 गुना ज्यादा था। हम उस स्टार का करीब आधा मास ही मेजर कर सकते हैं जिसके फटने पर क्रैब नेब्यूला बना था। साइंटिस्ट मानते हैं कि सुपरनोवा बनने के लिए फटने से पहले स्टार ने मास गंवा दिया था, वो गैस जिसका हम अब तक पता नहीं लगा पाए हैं।
हबल साइंटिस्ट को कमाल की जानकारियां दे रहा है, एक खास स्टार एटा कैराइना पर नजर रखकर, जो कैराइना नेब्यूला में है। ये वो स्टार है जो थोड़ा मिस्टीरियस है। ऐसा लगता है इसमें सन के मुकाबले करीब 100 गुना ज्यादा मास है। ये अपर लिमिट है। स्टार जितना बड़ा होगा उतना ही हॉट होगा। तो इस स्टार की सरफेस इतनी ज्यादा हॉट है कि ये अपनी ही गैस को थाम नहीं सकता। इससे लगातार गैस निकल रही है। 10 साल से ज्यादा वक्त में हबल ने एटा कैराइना की तस्वीरों की एक सीरीज तैयार की। तस्वीरें सतह से फूटती सुपर हीटेड गैस की 2 बेहद बड़ी लॉब्स दिखाती हैं। हालांकि एटा कैराइना कम उम्र का स्टार है, पर इसका जबरदस्त मास इसे अनस्टेबल बनाता है। ये स्टार ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। ये उन कुछ स्टार्स में से एक है जिनके बारे में हम कह सकते हैं, हाँ ये तो जाएगा जरूर। फटने के बाद स्टार एटा कैराइना अब तक दर्ज किया गया सबसे तबाही भरा सुपरनोवी बन जाएगा। एक्सप्लोजन की लाइट जब हम तक पहुंचेगी तो वो नजारा बहुत ही अमेजिंग होगा। ये तकरीबन फुल मून जैसी ब्राइट होगी। ये तमाम लाइट हमारे स्काई में एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होकर रात में शैडोज बनाएगी। स्टार का फ्यूल खत्म होने पर आतिशबाजी शुरू होगी और ये विशाल स्टार कुछ ही सेकंड्स में खुद को तबाह कर लेगा। इस तबाही का पूरा जोर फटते स्टार के कोर को सहना पड़ेगा। ऐसा होने पर यह अपने पीछे एक आउटर स्पेस फिनोमिनन छोड़ जाएगा, जिसको लेकर लंबे वक्त से स्टार गेजर्स मन में कल्पनाएं पाले हुए हैं, जो है ब्लैक होल। हबल से पहले इसका कोई पक्का सबूत नहीं था कि ब्लैक होल्स होते हैं। ब्लैक होल को लेकर आज जो सोच है वो आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी स्टोरी से आई है। आप कोई मैटर लें और इसे काफी बड़ा, काफी डेंस बना दें तो उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होगी कि उससे स्पेस में एक ऐसा रीजन क्रिएट होगा जिसमें से लाइट नहीं गुजर सकती। ये स्पेस में एक होल बना देता है जिसमें जाया तो जा सकता है पर बाहर नहीं आया जा सकता। ये कॉस्मिक लॉबस्टर ट्रैप के जैसा है। आइंस्टाइन के मुताबिक ब्लैक होल की शुरुआत एक बहुत बड़े स्टार से होती है। यह हमारे सन से कम 4 गुना बड़ा होना चाहिए। ब्लैक होल एक सिंपल सी चीज है। ये मैटर का ऐसा टुकड़ा है जो इतना छोटा हो जाता है कि इसके आसपास का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है, जिससे लाइट भी नहीं निकलती। और क्योंकि कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती, तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी उस ऑब्जेक्ट से, एंड सो वी कॉल इट अ ब्लैक होल। सुपरनोवा के एक्सप्लोजन के दौरान स्टार का इनर कोर एक पॉइंट में कोलैप्स कर जाता है, एक पिनहेड से भी ज्यादा छोटा पॉइंट। एस्ट्रोनॉमर्स इस अकेले पॉइंट को कहते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी वो ऑब्जेक्ट है जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई और ना ही ऊंचाई, फिर भी ये ओरिजिनल स्टार की ज्यादातर ग्रेविटी बनाए रखता है। हबल को अपने प्राइमरी गोल्स में से एक ये साबित करना था कि ब्लैक होल्स होते भी हैं कि नहीं। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स एक ना दिखने वाले पॉइंट को कैसे ढूंढते? तो उन्होंने हबल की नजर गैलेक्सीज के सेंटर्स की तरफ घुमाने का फैसला किया। उन्होंने पाया कि स्टार्स बहुत तेजी से यहां से वहां जा रहे हैं। आमतौर पर तो स्टार्स ऐसा बर्ताव नहीं करते। देखा जाए तो ज्यादातर स्टार्स धीमी रफ्तार से चलते हैं, लेकिन गैलेक्सीज के सेंट्रल हब में स्टार्स किसी ऐसी चीज की ग्रेविटी से यहां वहां धकेले जा रहे हैं जो बहुत बड़ी होने के बावजूद बेहद ठोस है। इस इफेक्ट की बस एक ही वजह हो सकती थी,
कहानियों में सुना ब्लैक होल। यहां एक ब्लैक होल लाइट की एक लाइन पैदा करके खुद को दिखा रहा है। एक गैलेक्सी और इसके सेंटर में मौजूद ब्लैक होल के बीच का कनेक्शन अभी अच्छे से समझा नहीं गया है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि ब्लैक होल्स का गैलेक्सीज के बनने में हाथ होता है। जहां तक हमें पता है, हर बड़ी गैलेक्सी में ठीक सेंटर में एक ब्लैक होल होता है। वी डोंट नो एग्जैक्टली कि ये कैसे होता है। इसका जरूर गैलेक्सी के इवॉल्व होते वक्त उसमें गैस जाने से कुछ लेना देना है। उन रेवलेशंस में से एक जो स्पेस टेलीस्कोप से सामने आए हैं वो है एक डीप और फंडामेंटल कनेक्शन ब्लैक होल्स और गैलेक्सीज के बीच, जो कि देखा गया था M87 में, और दूसरी दर्जनों गैलेक्सीज में भी ऐसा ही है। हबल से पहले ब्लैक होल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट थे, एस्ट्रोनॉमी का अनप्रूवन पार्ट। आज हम जानते हैं ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। 1995 की विंटर्स में हबल के ऑनबोर्ड कंप्यूटर को एक के बाद एक कई कमांड्स भेजी गईं, जिससे टेलीस्कोप का रुख कॉन्स्टलेशन ऑफ अर्सा मेजोरिस की तरफ हो गया, जो पहले कभी खाली आसमान सा दिखता था। हबल की पावरफुल नजर ने लगातार 10 दिन तक स्पेस के इस एक रीजन पर जमे रहकर एक के बाद एक एक्सपोजर्स क्रिएट किए, जिन्हें आगे नाम दिया गया द हबल डीप फील्ड। हबल डीप फील्ड का आइडिया काफी अमेजिंग था। जैसे स्पेस में एक टेलीस्कोप लगाकर उसकी नजर आसमान के खास हिस्से पर लगाकर उसे वहीं जमा दिया जाए, उसके बाद एक एक्सपोजर लें, फिर एक, उसके बाद एक और फिर एक और फिर इन सब को ऐड करने के बाद आपको क्या नजर आता है? आपको दिखती हैं गैलेक्सीज, हजारों और हजारों की तादाद में गैलेक्सीज, एक क्राउडेड डेंस फील्ड, जो लगे जैसे रात में आपने जुगनू की तस्वीर ले ली हो, जबकि ये एक एम्प्टी स्काई का पैच है। हबल की इस तस्वीर में लाइट की हर डॉट अरबों स्टार्स से भरी एक गैलेक्सी है। ये गैलेक्सीज एवोल्यूशन की तमाम स्टेजेस में कैद की गई हैं। कॉस्मोस के जन्म के आसपास के वक्त से हमारे मिल्की वे जैसी स्पाइरल गैलेक्सीज के उभरने तक, हबल डीप फील्ड में यहां वहां बिखरी है स्पेस में हुई टूट फूट, आपस में टकराती और एक दूसरे को निगलती गैलेक्सीज। हमारा अंदाजा है कि यूनिवर्स में सैकड़ों अरब गैलेक्सीज हैं, लेकिन जब आप हबल डीप फील्ड से देखते हैं तब समझ में आता है कि ये है स्काई का टाइनी लिटिल पैच, लेकिन तब भी ये किनारे तक गैलेक्सी से भरा हुआ है। ये चीज बताती है कि हमारा ये यूनिवर्स अमेजिंग, भीड़ भाड़ वाली और अजूबों से भरी जगह है। हबल डीप फील्ड की इस एक ही तस्वीर में गैलेक्सीज की ग्रोथ और बदलाव का पूरा इतिहास लिखा है। हबल की जो सबसे शानदार खोज मानी जा सकती है, उसे देख पाने का कोई तरीका नहीं है। एक इतनी ताकतवर चीज जो पूरे यूनिवर्स को आपस में जोड़े रखती है। एस्ट्रोनॉमर्स का अंदाजा था कि गैलेक्सीज मैटर की एक अननोन फॉर्म्स के हेलो से घिरी हुई हैं। ये मैटर एक ऐसे ग्लू की तरह काम करता है जो यूनिवर्स को आपस में जोड़े रखती है। उन्होंने इसे नाम दिया डार्क मैटर।
हालांकि हम डार्क मैटर को देख नहीं सकते, पर एक एस्ट्रोनॉमर ने इसका पता लगाने का एक तरीका ढूंढ निकाला। हमने हबल स्पेस टेलीस्कोप से 2 साल से ज्यादा वक्त तक धीरे धीरे 600 इमेजेस का एक मोज़ेक तैयार किया और टायर की तरह जोड़कर स्काई का एक पैच बनाया, जिसमें हमें दिखी धुंधली सी करीब 20 लाख गैलेक्सीज। ये था हबल स्पेस टेलीस्कोप कॉस्मोस सर्वे, स्पेस का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे। सर्वे ने दिखाया कि स्टार्स और गैलेक्सीज उस ऑर्डिनरी मैटर से पैदा होती हैं जो डार्क मैटर के क्लाउड्स में ग्रेविटी की वजह से अटक जाता है। इतिहास में पहली बार हबल का खींचा डार्क मैटर क्लाउड्स का ये 3D प्लॉट दिखाता है कि डार्क मैटर कैसे हमारे यूनिवर्स की शक्ल बनाता है। बिग बैंग के फौरन बाद डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल दायरे ने पूरे कॉस्मोस में एवोल्यूशनरी बदलावों की बुनियाद तैयार कर दी थी। हमारी इनफैक्ट पूरी एग्जिस्टेंस के पीछे शुरुआती यूनिवर्स में डार्क मैटर के दायरे का सेटअप है। लेकिन हबल हमें यह कैसे बता सकता है कि यूनिवर्स कैसे बदल रहा है? एडम रीज इस बुनियादी सवाल का जवाब तलाशने में जुड़ी एस्ट्रोनॉमर्स की टीम में थे। (1920) से ही एस्ट्रोनॉमर्स जानते हैं कि यूनिवर्स फैल रहा है। उनका अंदाजा था कि एक दिन ग्रेविटी इस फैलाव को धीमा कर देगी और शायद यूनिवर्स का बढ़ना रोक देगी। आई नो यूनिवर्स धीमा हो रहा है, मगर सवाल है कितना? इस सवाल का जवाब यूनिवर्स की उम्र और तकदीर पर होने वाली बहस को सॉल्व कर देगा। जवाब की खोज के लिए एक रेस लगी। इसमें 2 टीम्स थीं जो एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करती थीं। वो उस रेट को मेजर करने की कोशिश कर रहे थे जिस पर यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा था एट डिफरेंट टाइम्स इन द पास्ट, जिसे कंपेयर करना था आज के एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिंग रेट से। एस्ट्रोनॉमर्स की विरोधी टीम जवाब के नजदीक पहुंच रही थी। उसमें आंसर पाने के लिए कंपटीशन और अर्जेंसी का एहसास था। ऑन द अदर हैंड बहुत केयरफुल भी रहना था, क्योंकि ये पता था कि आंसर गलत हुआ या सही हुआ या वाइस वर्सा, तो उसे चेक भी किया जा सकता था। चेक करने का वो तरीका हबल से मिला। हबल को दूर की गैलेक्सीज में सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स दिखे और साइंटिस्ट ने एक्सप्लोजन की लाइट को अर्थ से गैलेक्सी की दूरी नापने के एक पैमाने की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन हबल के नतीजे यूनिवर्स के फैलाव के माने हुए मॉडल से मेल नहीं खाते थे। सुपरनोवी वाली गैलेक्सीज तेजी से नहीं बढ़ रही थीं, वो एक एक्सेलरेटेड रेट पर बढ़ रही थीं। हबल के नतीजों से एस्ट्रोनॉमर्स मान गए कि यूनिवर्स के बारे में उन्हें बिल्कुल नए तरीके से सोचना होगा। कुछ है जो यूनिवर्स के फैलाव को तेज कर रहा है। एक अनदेखी ताकत, नाम है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक जानी पहचानी फोर्स, ग्रेविटी का ही अलग रूप है, लेकिन हमने पहले कभी इसे इस तरह हरकत करते नहीं देखा था। जैसे आपका कोई फ्रेंड हो जेकिल एंड हाइड जैसा, और आपने उसकी मिस्टर हाइड वाली पर्सनालिटी नहीं देखी हो, पर हमने देखा है ग्रेविटी के मिस्टर हाइड डार्क एनर्जी को। लेकिन इस रहस्यमयी ताकत का सबसे काला हिस्सा है इसका आने वाला कल। वक्त के साथ इसकी ताकत बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है कि एक दिन डार्क एनर्जी ग्रेविटी से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, उन फोर्सेस से भी ताकतवर जो एटम्स को आपस में जोड़ती हैं। इस हालत में हर बंधी हुई चीज खुल जाती है, मोस्ट सब एटॉमिक लेवल पर भी। लगता है हमारा यूनिवर्स उधार लिए वक्त पर जी रहा है। एक दिन यूनिवर्स एक कॉस्मिक अपोकलिप्स में खत्म हो जाएगा, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं द बिग रिप। किसी चीज की गहराई में उतरने पर ऐसा ही होता है। हम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए यूनिवर्स को लेकर हमारी सोच में बड़ा बदलाव आया है। हबल हमें यूनिवर्स की और गहराई में ले जा रहा है, उन जगहों पर जिन्हें डीप फील्ड और अल्ट्रा डीप या एक्सट्रीम फील्ड भी कहते हैं।
हबल एक्सट्रीम फील्ड में हमने वक्त में करीब करीब 12 अरब साल से ज्यादा पीछे जाकर देखा और कुछ शुरुआती गैलेक्सीज का पता लगाया जो यूनिवर्स के शुरू में बनी थी। लेकिन जेनिफर लॉर्ड्स जैसे एस्ट्रोनॉमर्स इतने पर रुके नहीं हैं। उनकी नजर फ्रंटियर फील्ड्स पर है। फ्रंटियर फील्ड्स हबल की यूनिवर्स में इतनी गहराई तक झांक कर की गई खोज है जितने हम पहले कभी नहीं गए थे। कॉन्सेप्ट है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की एक ट्रिक यूज करना। तो हमें दिखते हैं यूनिवर्स में बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स और गैलेक्सीज के क्लस्टर्स जो इतने बड़े हैं कि स्पेस और टाइम तक को बदल देते हैं। इस तरह वो एक नेचुरल टेलीस्कोप जैसा काम करते हैं। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग के साथ हबल का कॉम्बिनेशन एस्ट्रोनॉमर्स को वो चीजें साफ दिखाएगा जो पहले कभी धुंधली दिखा करती थीं। और हमने देखी हैं बहुत ही ज्यादा धुंधली गैलेक्सीज एट द एज ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन हबल की पहुंच से दूर वहां है क्या? हबल जितनी ही अमेजिंग कुछ चीजें हैं जिनका ये पता नहीं लगा सकता। हमें ऐसा टेलीस्कोप चाहिए जो लाइट की दूसरी वेवलेंथ्स पर देखकर बता सके कि उन डस्टी गैस कवर्ड रीजन्स के अंदर क्या चल रहा है जहां स्टार्स पैदा होते हैं। आज नासा एक नया टेलीस्कोप बना रही है जो हबल से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। टेलीस्कोप का नाम जेम्स वेब पर रखा गया है जो 1960s में नासा के जाने माने हेड थे। ये 2018 में लॉन्च किया जाना है। वेब देख सकता है रेड लाइट, यानी वो लाइट जो गैलेक्सी से निकलकर वक्त में पीछे चली गई है, जो हबल नहीं देख पाया। तो हमें उम्मीद है कि वो शुरुआती स्टार्स और शुरुआती गैलेक्सीज दिखाई देंगी। वेब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि वो ऑब्जेक्ट्स दिखते कैसे हैं। वेब को इंफ्रारेड वेवलेंथ्स के लिए ऑप्टिमाइज किया जाएगा और हबल के मुकाबले कुछ मिरर्स की मदद से ये लाइट की ज्यादा लंबी वेवलेंथ्स कवर करेगा। हबल का मिरर करीब 8 फीट चौड़ा है और जेम्स वेब का करीब 21 फीट चौड़ा होगा। लेकिन एक 21 फीट चौड़े मिरर को बनाना बहुत मुश्किल था, इसलिए हमने बहुत से छोटे छोटे हेक्सागोनल सेगमेंट्स से बड़ा मिरर बनाने का फैसला किया। वेब अर्थ से फोल्ड होकर जाएगा ताकि ये अपने रॉकेट लॉन्च पर फिट हो सके। 15 लाख किलोमीटर दूर ऑर्बिट में पहुंचकर टेलीस्कोप खुल जाएगा। टेनिस कोर्ट के जितनी इसकी 70 फुट की सन शील्ड खुलकर इसे अर्थ, सन और मून की अनचाही हीट और लाइट से बचाएगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप साइंस को हबल की रेंज से आगे ले जाएगा, लेकिन पहला नंबर तो हबल का ही रहेगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने यूनिवर्स के बारे में हमारे सारे अहम सवालों का जवाब दिया है और कुछ चीजों को वो दायरे से बाहर निकाल पाया जिसे साइंस फिक्शन कहते थे और उसे रियलिटी में ला पाया। आज के साइंटिस्ट्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप्स दोनों को एक साथ यूज करने को लेकर, जिनसे वो एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट्स को उस बारीकी के साथ स्टडी करेंगे जो पहले हमें कभी नहीं मिली। हबल और जल्दी ही वेब इंसानी दिमाग को वक्त की शुरुआत और अंत में ले जा रहे हैं। दुनिया को देखकर हैरान होने की हमारी काबिलियत से बहुत आगे।